So the first topic we will have what is resistance. Second, what are resistors. Third, factors on which resistance of a conductor depends. क्या बाबू? नहीं, मैं आपको रेसिस्टेंस पहले पढ़ाऊंगा, ओम्स लॉ उसके बाद पढ़ाऊंगा। वजह यह है कि हमें रेसिस्टेंस के बारे में पहले से पता था, ओम्स लॉ बाद में आया है। ओम को ग्रेट बताने के लिए और उसके रिलेवेंस को जस्टिफाई करने के लिए इवन एनसीईआरटी भी ओम्स लॉ पहले पढ़ाता है, रेसिस्टेंस बाद में। लेकिन कायदे से पहले रेसिस्टेंस पढ़ना चाहिए, तब ओम्स लॉ। और रीजन और क्लियर हो जाएगा अगले क्लास में जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज रेसिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। What is conductance? What is conductivity? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और लास्ट टॉपिक आज का होगा हमारा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर and superconductor. कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर। और नेक्स्ट हम लोग ओम्स लॉ शुरू करेंगे। राइट इट फास्ट। एनी डाउट्स डू यू हैव? So till last date we had discussed that what is electric current, what is electric potential, what is potential difference, galvanometer, ammeter, voltmeter and all. So first topic we have for today, what is resistance. Resistance is obstruction caused by a body whenever current flows through it. दुनिया के हर बॉडी में यह प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि जब कभी आप उससे करंट पास कराने की कोशिश करेंगे तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो रोक देगा, रोकने की कोशिश करेगा। सपोज किया जाए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को अगर आप सर्किट से कनेक्ट करेंगे और इसे करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो ये बॉडी के पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी चाहेगा कि इससे करंट पास ना करे, ये बॉडी उसे रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो रोक भी दे, हो सकता है नहीं भी रोक सके, लेकिन ये रोकने की जो कोशिश है, ये रोकने की जो कोशिश करने का जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को आप रेसिस्टेंस कहते हैं। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसे आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई I होता है और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो जैसे हम लोग मोशन में क्लास 9th में थे तो पढ़े थे ना फ्रिक्शन के बारे में, कि जब किसी बॉडी को मूव कराया जाता है
तो एक जो जिस सरफेस पे आप मूव कराते हैं वो सरफेस रोकने की कोशिश करता है, रोक पाता है या नहीं रोक पाता है ये अलग मैटर है, लेकिन रोकने की जो कोशिश करता है, मोशन के अपोजिट जो काम होता है उसको फ्रिक्शन कहते थे ना, नहीं? तो उसी तरीके से जो काम आपका मोशन में फ्रिक्शन का होता था वही काम आपका इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टेंस का होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि रेसिस्टेंस की वजह से हमारा बहुत करंट बर्बाद हो जाता है, इटन अप हो जाता है। वायर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट लेके जाएगा तो वायर का अपना रेसिस्टेंस और उसकी वजह से आपका करंट 100% ट्रांसमिट नहीं होगा, तो रेसिस्टेंस की वजह से हमारा करंट बर्बाद होता है। हालांकि रेसिस्टेंस हमारे लिए फायदेमंद भी है, वो आपको आगे आज ही समझ में आएगा। फिलहाल द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स hindrance to flow electric current through it is called resistance. Its formula is R is equal to V by I and its SI unit is ohm and ohm is represented by this omega. ओम क्यों है आपको पता है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग। जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था और उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये, उन्हीं के ऑनर में ये नाम दिया गया। रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली बोर्ड्स में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई बार आपसे एमसीक्यू इसी में से पूछ दिया जाता है कि लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। किसी भी तरीके से थोड़ा मतलब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। प्लीज रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर अगर है और उसके अंदर अगर इंसुलेट रेसिस्टेंस है तो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, रेसिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस इफ यू इंक्रीज लेंथ रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड एंड इफ यू डिक्रीज लेंथ रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। दिस इज द वे हाउ दे आस्क MCQ. What will happen with resistance if you double the length of the conductor? The resistance will also get doubled. And if you half the length of the conductor, the resistance will also get halved. Second, it is inversely proportional to area of cross section. Means if you increase area of cross section, the resistance will be decreased, and if you decrease area of cross section, the resistance will be increased. Area of cross section means unit area. Suppose ये है पूरा बॉडी, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला जो इसका फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो एरिया अगर आप इंक्रीज करेंगे, एरिया को अगर आप डबल करेंगे, रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर आप एरिया हाफ करेंगे रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। थर्ड, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये है क्या ना, रेजिस्टेंस होता क्यों, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपने आप, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और फोर्थ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस डिफरेंट मटेरियल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस। गोल्ड का अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का अलग रेजिस्टेंस होगा, प्लास्टिक का अलग रेजिस्टेंस होगा, हर एक वुड का अलग होगा, रबर का अलग होगा, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्शनल टू L बाई A मिलेगा आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, कांस्टेंट लेना पड़ता है, और यहां पे कांस्टेंट टर्म रो यूज किया जाता है, और रो जो है ये है रेसिस्टिविटी। बात आएगी रेसिस्टिविटी क्या है, तो यही इक्वेशन देख लीजिए, रेसिस्टिविटी R इंटू A अपॉन L। इस रेसिस्टिविटी को आप रेसिस्टेंस के इक्वल कह सकते हैं अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ 1 ले लिया जाए। मींस resistivity is the resistance of any material having unit length and unit area of cross section. रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस हम लोग क्या डिस्कस किए, किसी भी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है,
वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, वो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वो करंट के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ये बॉडी का प्रॉपर्टी है। जो बेस्ट भी कंडक्टर होगा ना वर्ल्ड का, कौन है? सिल्वर। उसमें भी रेसिस्टेंस होता है, तो हर बॉडी में रेसिस्टेंस होता है। ये एक अलग मैटर है कि कम होगा कि ज्यादा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक हमारा कंक्लूजन होगा। मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है कि क्लास 6 और 7 और 8 में आपको यह पता होना चाहिए कि किस बॉडी से करंट फ्लो करेगा तो उसको कंडक्टर कह देंगे, और किससे करंट फ्लो नहीं करेगा उसको नॉन कंडक्टर कह देंगे। इस क्लास में आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ये अगर कंडक्टर है तो क्यों है, अगर इससे करंट फ्लो करता है तो क्यों करता है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि इससे करंट फ्लो कर जाता है, या किसी बॉडी में ऐसा क्या है कि उसे करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर क्रिस्टल आइडिया होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि करंट क्यों फ्लो कर रहा है और करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है। तो वो आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा, और सब कुछ यहीं से कनेक्टेड होगा। तो एकदम समझना बहुत जरूरी है, रेजिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, क्योंकि ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड होंगे। रेसिस्टेंस किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेसिस्टिविटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेसिस्टिविटी एक्चुअली रेसिस्टेंस ही है। किसका? किसी भी बॉडी का, लेकिन उसका एरिया होना चाहिए यूनिट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ भी होना चाहिए यूनिट। देखो हमने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टीज का था, आर इज डायरेक्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सल टू एरिया, दोनों को कंबाइन किया, आर डायरेक्शनल टू एल बाई ए मिला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म रो यूज किया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए मिला। अब रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल मिला। रो आर के इक्वल नहीं हो जाएगा अगर इसको 1 कर दिया जाए और इसको 1 कर दिया जाए, तो होगा कि नहीं होगा? तो रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। एक साल ये सवाल पूछ दिया गया था कि रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और कई सारे स्टूडेंट्स लिख के आ गए थे रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, इट इज डायरेक्शनल टू लेंथ, इनवर्सल टू एरिया, डायरेक्शनल टू टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। रेसिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ हो ही है कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, it depends on temperature and second it depends on nature of material, means कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होगा, और टेम्परेचर चेंज करने पर भी रेसिस्टिविटी चेंज होगा। आपके पास जो भी बुक है वो आप देखिएगा आज क्लास के बाद, उसमें एक लिस्ट दिया हुआ होगा रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एट 20 डिग्री सी या एट 0 डिग्री सी, टेम्परेचर कांस्टेंट करके वो लिस्ट दिया हुआ होगा, और दिया होगा कि कॉपर का कितना होता है, गोल्ड का कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, रबर का कितना होता है, वुड का कितना होता है, प्लास्टिक का कितना होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो भी आपके होंगे, मतलब सोडियम वोडियम जो भी। तो क्या है ना कि बुक में लिस्ट रेसिस्टिविटी का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ जी रेसिस्टेंस का? क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत चेंज होता है। अगर मैं बोलूं कि इस वायर का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो इस वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा अगर इसका लेंथ डबल कर दिया जाए तो, लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी आप इसके लेंथ को कंसीडर करते हुए निकाले ही नहीं है। रेसिस्टिविटी आप निकाले हैं इसके यूनिट लेंथ का, इसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो लेंथ आप 50 गुना कर दें, रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेसिस्टेंस की बात की जाए तो रेसिस्टेंस भी 50 गुना हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या होगा रेसिस्टिविटी का? देखिए यहां से रो इज इक्वल टू लिख चुके हैं आर इंटू ए अपॉन एल, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। सो ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ होगा उसमें ओम मीटर में ही सारे दिए होंगे रेसिस्टिविटी के जो भी मतलब वैल्यूज दिए हुए हैं। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकल वैल्यू है। रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रिलेवेंस की बात करें तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा रिलेवेंट,
ऐसा इसलिए क्योंकि उसका लेंथ और एरिया चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पर चेंज होता है। एक और कॉमन गलती बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं, आपसे पूछ दिया जाता है राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, और आपको लिखना चाहिए R'(L), आप अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या यह सही माना जाएगा? बताइए। नेवर, कभी भी नहीं। रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इस मटेरियल का रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो क्या इसका रेसिस्टेंस अगर 10 ओम हो जाएगा तो लेंथ डबल हो जाएगा क्या? नहीं। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। लेंथ अगर 1 मीटर होगा तो रेसिस्टिविटी नहीं आएगा बॉडी में? अरे ऐसा कैसे? अगर 1 मिलीमीटर का भी बॉडी है ना तो उसका रेसिस्टिविटी होगा। हाँ जी, हाँ ये तो सच है कि रेसिस्टेंस है तभी रेसिस्टिविटी है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही ना। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक तो कॉमन सी बात है कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी अपने आप बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, लेकिन है क्या ना कि रेसिस्टिविटी थोड़ा कांस्टेंट टर्म हो गया। जैसे हम आपसे बोले कि कॉपर का रेसिस्टेंस बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 मीटर कॉपर वायर का सर रेसिस्टेंस अलग होगा, 10 मीटर का अलग होगा, 20 मीटर का अलग होगा, 100 मीटर का अलग होगा। यही बात उसके एरिया के साथ भी होगा। लेकिन अगर हम बोले कि 5 मीटर लेंथ वाले, या फिर हम सिंपल बोले कि कॉपर का रेसिस्टिविटी बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इससे मतलब है नहीं कि हम कॉपर 5 मीटर का लिए हैं कि 10 मीटर का लिए हैं, उसका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा कॉपर का, क्योंकि वो 1 मीटर का निकाला जा चुका है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया गया। हाँ, एक चीज पे वो चेंज करेगा और वो है टेम्परेचर। तो इसीलिए मैंने कहा आप ऑब्जर्व करना, बुक में जब दिया हुआ होता है लिस्ट या टेबल, तो उसमें 20 डिग्री सी पर या रूम टेम्परेचर पर या 0 डिग्री सी पर कुछ ना कुछ वैल्यू पे होता है। इफ वी चेंज टेम्परेचर, रेसिस्टिव विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। समझ रहे हैं? आगे है रेसिस्टर्स किसको कहते हैं? द सब्सटेंसेस हैविंग कंपैरेटिवली हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। एक्चुअली आप मार्केट में जाते हो ना तो आपको रेसिस्टर मिलता है, 5 ओम का रेसिस्टर, 10 ओम का रेसिस्टर, 20 ओम का रेसिस्टर। तो एक्चुअली जिसका रेसिस्टेंस ठीक ठाक हो, कुछ वैल्यू हो, उसको आप रेसिस्टर कहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन मार्केट में रेसिस्टेंस नहीं मिलता है, हम भले बोल दें, क्योंकि रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बिकता नहीं है। आप मार्केट में जाकर ऑनेस्टी थोड़े ना खरीदेंगे। मार्केट में डेंसिटी बिकता है क्या? या बायंसी क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उस प्रॉपर्टी को बायंसी कहते हैं। तो बायंसी थोड़े मिलेगा मार्केट में आपको, मतलब यह कि प्रॉपर्टी मिलता नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कैरी करने वाले मटेरियल को आप कुछ कहते हैं और वो मिल सकता है। तो रेसिस्टेंस जिसका कंपैरेटिवली हाई हो उसको आप रेसिस्टर कहते हैं। आगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अभी जस्ट जो आप रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होगा वो कंडक्टेंस कहलाएगा, और अभी जो रेसिस्टिविटी की बात कर रहे थे उसका जस्ट जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टिविटी कहलाएगा। अब इसको थोड़ा फील करते हैं, क्या बात है, ये क्या चीज है। रेसिस्टेंस के बारे में आपको बताया गया है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से करंट पास होने से रोकने की कोशिश किया जाए किसी भी मटेरियल के द्वारा, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अब यहां उल्टा है, किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट पास करने में हेल्प करे, सपोर्ट करे, अलाउ करे, उसको आप कंडक्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which it supports electric current to flow through it is called conductance। अब आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि बॉडी
के पास ये प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो करंट को रोकने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो फ्लो कराता है। दोनों उल्टी बातें हैं, लेकिन हर मटेरियल के पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है और हर मटेरियल के पास कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होता है। वही तो आगे हमारा कंक्लूजन बन जाएगा, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा रेसिस्टेंस कम वो कंडक्टर हो जाएगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा कंडक्टेंस कम वो इंसुलेटर हो जाएगा। वो आगे का डिस्कशन आज ही के क्लास में। फिलहाल किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट पास करने में सपोर्ट करे, करंट को अलाउ करे कि मेरे से फ्लो करो जी। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे ना कि ये अगर कोई बॉडी है तो इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि इसे करंट आप पास कराएंगे तो ये रोकने की कोशिश करेगा। अब हम ही बोल रहे हैं कि ये अगर कोई बॉडी और इससे करंट पास कराएंगे तो ये करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, इसी को आप कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल हो गया ये रेसिस्टेंस का सीधा। इसका सिंबल जो होता है वो जी होता है, कैपिटल जी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम का उल्टा क्या होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राम का उल्टा मरा बोलते हैं ना हम लोग, ओम का उल्टा महो। दिस इज OHM, इट्स इनवर्स इज MHO, महो। गॉट इट? हालांकि ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, और नई बहुत सारी बुक्स जो हैं और नए बहुत सारे फिजिक्स जो हैं वो बोलते हैं कि आपको ऐसा यूनिट सीमेन लेना चाहिए। तो आप लिखेंगे द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो और सीमेन एंड रिटन बाय कैपिटल लेटर जी। कंडक्टिविटी की बात की जाए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सिग्मा से, और इसका ऐसा यूनिट बताया गया था रेसिस्टिविटी का ओम मीटर ना, तो ये पर ओम पर मीटर हो जाएगा, और पर ओम को आप महो लिख चुके हैं, तो महो पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, और इसी को आप कह सकते हैं सीमेन पर मीटर। कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या करेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। आप यहां भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब ये तो कॉमन सेंस की बातें, दोनों अपोजिट नेचर की बातें हैं, तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्यादा है उसका कंडक्टिविटी कम होगा, और जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कम है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ। अब आज का कंक्लूजन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ ही रहे इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जान ही रहे, इसीलिए कि हम डिफाइन कर सके कि कोई मटेरियल क्यों कंडक्टर। हालांकि और भी यूज है, फिजिकल क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस तो बहुत आएगा, ओम्स लॉ में आएगा, आपको पता ही है, लेकिन सिग्निफिकेंस इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि कोई मटेरियल कब कंडक्टर होता है, कब नॉन कंडक्टर होता है, कब सेमी कंडक्टर होता है, और कब सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए, बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 12th में आपको सुपर कंडक्टर के बारे में खूब डिटेल में पढ़ना है। यहां पे हम थोड़ा इंट्रो बता देते हैं। कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसे करंट पास करे, ये बच्चा जानता है। नॉन कंडक्टर वैसे मटेरियल होता है जिसे करंट पास नहीं करे। सेमी कंडक्टर एट सर्टेन कंडीशन करंट पास करे भी। सुपर कंडक्टर हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये तो डेफिनेशन वो है जो 6, 7, 8 से आप देते आ रहे हैं। यहां पे थोड़ा अलग होगा, यहां पे ये होगा द सब्सटेंसेस हैविंग मोर कंडक्टिविटी एंड लेस रेसिस्टिविटी। यहां पे द सब्सटेंसेस हैविंग लेस कंडक्टिविटी and more resistivity। यहां पे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, दोनों के बीच में।
हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो और रेसिस्टिविटी कम हो, मतलब इसको आप अलग तरीके से बता सकते हैं, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा और रेसिस्टेंस कम हो, मतलब जिसमें करंट फ्लो करने को अलाउ करने का प्रॉपर्टी ज्यादा हो और रोकने का प्रॉपर्टी कम हो, उसको कंडक्टर कहेंगे। और जिसमें रोकने का प्रॉपर्टी ज्यादा है और फ्लो करने का प्रॉपर्टी कम है, उसको इंसुलेटर कहेंगे या नॉन कंडक्टर कहेंगे, और जो उन दोनों के बीच होगा उसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब अगेन सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये करंट को ज्यादा रोक लेता है, या इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये करंट को अलाउ करता है। मींस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले। कंडक्टर जिससे करंट फ्लो करे, करंट क्यों फ्लो करे? क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा है। कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके पास, नॉन कंडक्टर के पास है ही नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप याद करो, लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था कि करंट कैसे पास करता है किसी कंडक्टर से, और मैंने आपको बताया था कि लाइक जिस तरीके से हमारे घर में होता है, अगर समर वेकेशन है तो हम प्लान कर रहे हैं कि यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर कोई हायर अथॉरिटी से ऑर्डर मिल गया कि वहीं जाना है तो वहीं चलेगा। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब आप फ्री होते हैं। जो फ्री है उसको भगाया जा सकता है, जो फ्री है उसको मूव कराया जा सकता है, जो बॉन्डेड है उसको मूव नहीं कराया जा सकता है। यह बात आपको केमिस्ट्री में अच्छे से बताया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में या केमिकल बॉन्ड में। तो वही काम यहां पे भी हो रहा है। आपको यह बताया जा रहा है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव कराना आसान है या फ्री इलेक्ट्रॉन आपको रोकेगा? हां, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को रोकेगा या करंट को फ्लो कराएगा? डेफिनेटली फ्लो कराएगा। वही बात है कि आपकी गर्मी की छुट्टी है तो आप मूव करना चाहेंगे चाहे जहां भी जाए, घर में नहीं रहेंगे। लेकिन जिसके पास बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आप चाहे कितना भी करंट दे दो, फ्लो करेगा कौन? करंट है क्या? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता तभी तो ये नॉन कंडक्टर है। तो ये बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब सीधी सी बात है, आप वही वैसा ही मटेरियल आप ले लो। अब आप सिल्वर ले लो, तो सिल्वर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और आप कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे आप वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इनके पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक टेम्परेचर आप कभी करंट फ्लो करा सकते और कभी नहीं करा सकते। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही हो गया। आप एग्जांपल डाल दो इसमें, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा। यहां पे एग्जांपल आप डालेंगे वुड, प्लास्टिक, रबर, एटसेट्रा। और यहां पे आप एग्जांपल डालेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एटसेट्रा। यहां के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल हम करने वाले हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, सुपर कंडक्टर सबसे लास्ट में बताएंगे। कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिससे करंट पास करता हो, नॉन कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिससे करंट पास नहीं करता हो, सेमी कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिससे करंट पास करता भी और नहीं भी करता है। कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी कम होता है। नॉन कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी कम होता है, रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है।
सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बीच होता है। कंडक्टर के पास मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसको मूव कराया जा सकता है। नॉन कंडक्टर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसलिए उसको मूव नहीं कराया सकता। सेमीकंडक्टर के पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको मूव कराया सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडक्टर के एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जो भी मेटल है आप जानते हैं। नॉन कंडक्टर वुड, प्लास्टिक, रबर और बाकी जो भी नॉन मेटल आप डाल दें। और सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो भी मेटलॉइड आप डाल दें। इन तीनों में बेस्ट कौन है? मतलब ये कि अगर ये ए है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, मैं देख रहा हूं आप कितना बता सकते हैं, ये बी है और ये सी है, इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है, आप किसको करेंगे बताइए? विच इज द बेस्ट फॉर यू, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर? हाँ, सोच रहा है, ठीक है, सोचो सोचो। हाँ हाँ, कंडक्टर नहीं, आपका आंसर एकदम सही है। इसको जस्टिफाई देखो ऐसे करते हैं, आपको तीन लड़का में से किसी एक लड़का को अपने साथ लेके जाना है जो आपके साथ रहेगा। एक ए है जो पढ़ाई में बहुत तेज है, बहुत बढ़िया उसका मैथ्स है, बहुत बढ़िया साइंस है, एसएसटी भी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जितना सब कुछ सारे कुछ में बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरा एक लड़का बी है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट बहुत अच्छा मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छा करता है, बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, विकेट कीपिंग अच्छा करता है, फील्डिंग अच्छा करता है, टीम मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छा है उसका। और तीसरा वो लड़का है जो पढ़ाई में भी अच्छा है और क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो हमारे लिए काम का कौन हुआ? सी हुआ, क्योंकि इसको आप सिर्फ तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपके प्रिपरेशन की बात होगी, स्टडी की बात होगी, एग्जाम की बात होगी, टेस्ट की बात होगी। इसका आप यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब क्रिकेट खेलने की बात होगी। लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं जब खेलने की मल्टीपर्पज की बात है, जब पढ़ने की काम का जरूरत है तो भी इसको यूज कर रहे हैं, और जब खेलने का जरूरत है तो भी यूज कर रहे हैं। इससे आप करंट सिर्फ पास करा सकते हैं, इससे आप करंट को पास करने से रोक सकते हैं, लेकिन इससे जब जरूरत होगी करंट पास कराएंगे और जब जरूरत होगी करंट को रोक सकेंगे। क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास एक पूरा चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर पे, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। आप मतलब आप जान ही रहे हो सिलिकॉन कितना यूजफुल चीज है हमारे लिए, जर्मेनियम चिप जो हम यूज करते हैं मेमोरी कार्ड सेमीकंडक्टर का ही तो बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये रिवॉल्यूशन ला सके इसके हेल्प से हम लोग। अदरवाइज आज जो लैपटॉप है, पहले हमारे पास कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, सीपीयू और माउस और क्या क्या, फिर वो लैपटॉप में कन्वर्ट हुआ। आज हमारे पॉकेट में लैपटॉप है कंप्यूटर मोबाइल के फॉर्म में, तो वो वही इसी वजह से तो हो पा रहा है। तो सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बेस्ट है ये हमारे लिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वैसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर जिनका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। सबसे पहले यह बात हमें एच के ओन्स ने बताया था कि सुपर कंडक्टर नाम का कोई चीज बनाया जा सकता है, और बहुत रिसेंट ये बात है, लगभग 100 साल पहले 1911 में, बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है। और ये देखा गया कि मरकरी -269 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, सेरामिक -238 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, एटसेट्रा। देखो रेसिस्टेंस की वजह से हमारा बहुत करंट बर्बाद हो जाता है। हालांकि अगर पूछा जाए कि रेसिस्टेंस हमारे लिए अच्छा है या बुरा, तो आपका आंसर होगा दोनों है। अच्छा इसलिए है, पहले बुरा इसलिए है क्योंकि वो हमारे करंट को बर्बाद कर देता है। पावर हाउस से जो करंट आता है ट्रांसफार्मर तक बहुत कम हो जाता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता है और कम हो जाता है, क्योंकि वायर का अपना रेसिस्टेंस है और दुनिया का वैसा कोई मटेरियल ही नहीं जिसका रेसिस्टेंस जीरो। तो रेसिस्टेंस हमारे करंट को हीट अप करता है, हमारा करंट को बर्बाद करता है, हमारे लिए बुरा है।
एट द सेम टाइम रेसिस्टेंस हमारे लिए अच्छा भी है, इस वजह से कि कहीं पर अगर करंट एक्सेस हो जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है और आपको उसको कम करना है, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कम करने के क्या लेंगे, ऐसे हाथ से निकाल के बाल्टी में डाल देंगे, नहीं ना, करंट को टच तो कर नहीं सकते आप। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए रेसिस्टर्स यूज किए जाते हैं। तो रेसिस्टेंस हमारे लिए अच्छा भी है, जहां कहीं भी करंट ज्यादा हो गया उसको कम करना है तो रेसिस्टेंस यूज किया जाता है। तो अब रेसिस्टेंस की वजह से हमारा बहुत करंट बर्बाद हो जा रहा है। करंट हमारा प्रोडक्शन, एक तो ऑलरेडी करंट का प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कैसे होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर में। तो करंट ऑलरेडी हमारा बहुत बर्बाद हो जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी बॉडी का रेसिस्टेंस जीरो हो। तो देखो, रेसिस्टेंस बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसको जीरो नहीं किया सकता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये दिमाग लगाए कि बहुत जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम, ये पढ़े थे हम लोग कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा ना। टेम्परेचर जब बहुत ही ज्यादा घटा दिया जाए तो रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा घट जाता है और ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को आप सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। मरकरी -269 डिग्री सेल्सियस पर है सुपर कंडक्टर, सिरामिक है -238 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर। लेकिन ये टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर नहीं है और प्रैक्टिकल टेम्परेचर नहीं है। जिस दिन ये प्रैक्टिकल टेम्परेचर पर पॉसिबल हो गया किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बना पाना, उस दिन एक और रिवॉल्यूशन होगा इस पूरे फील्ड में। आपको पता होना चाहिए बात, पूरे वर्ल्ड में जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जिनके अच्छे खासे साइंस लेबोरेटरीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनका सुपर कंडक्टर का एक पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है। अमेरिका के पास, रसिया के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास, इनका जो साइंस लैब है वहां पे सुपर कंडक्टर एक पूरा डिपार्टमेंट है, जहां पे दिन रात हमारे साइंटिस्ट इस बात पे काम कर रहे हैं कि अगर मरकरी -269 डिग्री सेल्सियस पर या सिरामिक -238 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर बन रहा है तो क्या कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है, या किसी मटेरियल को मिक्स करके एलॉय जो भी है वो करके क्या ऐसा किया जा सकता है कि किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर किया जा सके, 20 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। हालांकि अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिली है, फिर भी इस पे काम हो रहा है, क्योंकि जिस दिन ये काम हो जाए, जिस दिन हम लोग सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर बनाना शुरू कर दे, उस दिन हमारा करंट का बहुत बड़ा अमाउंट सेव होने लगेगा। तो फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल ये अंडर वर्क है, काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, अंडर रिसर्च है। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, H.K. हुन्स ने यह कॉन्सेप्ट दिया था 1911 में। है क्या सुपर कंडक्टर? द सब्सटेंसेज which has resistance whose resistance becomes almost zero at very low temperature are called superconductors. Example, mercury at -269 डिग्री सेल्सियस, सिरामिक at -238 डिग्री सेल्सियस, और बहुत भी मटेरियल्स हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन बात वही है कि अभी रूम टेम्परेचर पर आप ये काम नहीं कर चुके हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज का हमारा यही क्लास था। नेक्स्ट डे हम लोग ओम्स लॉ शुरू करेंगे। मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, व्हाट इज रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स हिंड्रेंस इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. It is written by capital letter R. Its SI unit is ohm and its formula is R is equal to V by I. Second, resistors, the substances having comparatively high resistance are called resistors. Third, the factors on which resistance of a conductor depends. There are 4 factors on which resistance of a conductor depends. First, resistance is directly proportional to length. Second, resistance is inversely proportional to area of cross section. Third, resistance is directional to temperature. Fourth, resistance depends on nature of material. एक और चीज है, आपसे पूछा जाता है सपोज बोर्ड में ना कि राइट द 2 फैक्टर्स और राइट द 4 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, और आप लिख के आते हैं लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। वहां पे हाफ मार्क कट जाता है। और यही सब चीज है, फुल मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे जो भी एग्जाम दे के आते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करते जो रिजल्ट आया था,
जो भी बच्चा एग्जाम में कहता है ना सर एग्जाम बहुत मस्त हुआ सर, जो आप पढ़ाए थे, जो सिखाए थे, जो नोट्स में लिखवाए थे 100% वही सवाल आया, फुल मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आता नहीं है फुल मार्क्स, किसी का 2 नंबर कट जाता है, किसी का 3 नंबर कट जाता है। यही वो चीजें हैं। आज आपका होमवर्क में हम देख रहे थे, बताया आपको ये बात, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, मार्क्स कटते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी 1 मार्क का या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और आप लिख दे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और आगे कि वो तो करंट ही पूछा था, कट जाएगा आधा नंबर। आपको लिखना पड़ेगा इट्स एस यूनिट इज व्हाट, इट इज स्केलर और वेक्टर, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, बाय व्हिच लेटर इट इज रिप्रेजेंटेड। कॉपी को इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलता है। मार्क्स छीनना पड़ता है। फिर एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो मार्क्स देने के लिए नहीं बैठता है, वो मार्क्स काटने के लिए बैठता है। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग ये थोड़ी देखते हैं कि 3 में कितना देना है, हम लोग ये देखते हैं 3 में कितना काटना है। छोटा सा गलती है तो आधा काटो, बड़ा गलती है 1 काटो, बहुत बड़ा गलती है तो पूरा काट दो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो मार्क्स कटने से बचाने के लिए आपको कॉपी को इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा और छोटी छोटी गलतियों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर पूछा गया कि रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको तो लगेगा कि क्वेश्चन तो ये था कि राइट द 4 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। आप लिख दे देयर आर 4 फैक्टर्स, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर एंड रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। यू आर सपोज टू राइट हाउ इट डिपेंड्स, whether it is directly proportional or inversely proportional. So you must write that resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area of cross section, resistance is directly proportional to temperature, and resistance depends on nature of material. Thereafter, what is conductance? The reciprocal of resistance is called conductance. और आपको लिख भी देना चाहिए दूसरा वाला भी प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। आप ऐसे तो रेसिप्रोकल खाली लिख दो तो फॉर्मूला आपको मिल रहा है। आपको लिखना चाहिए the property of a body due to which it allows electric current to flow through it is called conductance. और फिर लिख दीजिए कि conductance is reciprocal of resistance. It is represented by capital letter G and its SI unit is mho, which is also known as Siemens. Conductivity, the reciprocal of resistivity is called conductivity. Conductivity is represented by small sigma and its SI unit is mho per meter or Siemens per meter. Last topic we had conductor, non-conductor, semiconductor, superconductor. Conductor, the substances which allow electric current or the substances from which electric current flows are called conductors. The substances through which electric current does not flow are called non-conductors. The substances through which electric current may or may not flow are called semiconductor. Superconductor substances which have very less resistance in bracket almost zero at very low temperature are called superconductors. The conductors have more conductivity and less resistivity. Non-conductors have low conductivity and more resistivity. Semiconductors have resistivity is in between conductor and non-conductor, and superconductors resistance becomes almost zero at very low temperature. Conductors have more number of free electrons. Semiconductors have no free electrons. Non-conductors have no free electrons. Semiconductors have लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसमें तो ऐसा कुछ डिस्कस करना ही नहीं। एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जो भी मेटल आप डाल दो, इसमें नॉन मेटल डाल दो, इसमें मेटलॉइड डाल दो। और इसका 2 एग्जांपल याद रखना। और भी मटेरियल्स अगर आप चाहो फाइंड करना तो आप थोड़ा गूगल करना। सुपर कंडक्टर ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ नया भी आपको मिल जाएगा, तो कुछ नए मटेरियल्स भी आपको गूगल पर मिल सकते हैं। एनी डाउट? देखो होता क्या है, कुछ मटेरियल्स ऐसे है ना कि आप बहुत टेम्परेचर कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो उसका फंक्शनिंग पे असर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल है जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर जब बहुत कम करेंगे तो वो करंट को अलाउ करता है। मतलब ये है कि जैसे आपका पॉइंट सही है कि मैक्सिमम मेटल का अगर आप रेजिस्टेंस कम करें टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। लेकिन बात रेजिस्टेंस कम करने की नहीं है, बात रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो करने की है। अगर आप रेजिस्टेंस को कम करके एक पॉइंट तक ले आते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं, वो काम तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। रेजिस्टेंस मिनिमाइज तो करने की कोशिश की ही जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो करने का प्रॉपर्टी कुछ ही मटेरियल्स में है, जिसमें 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया है, और आपको बहुत सारे और भी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर से सच है कि कंडक्टर का ही एक पार्ट है, कंडक्टर से ही चीजें बन रही हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर है अपने आप में एकदम नया चीज, एकदम अलग, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ।